Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. I hope you all are fine and safe in your home. So today we are going to study the 5th chapter of science, which is coal and petroleum. So students, we use varieties of materials for our basic needs in our daily lives. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. So students, these materials are generally known as resources. So before starting the chapter, we are going to know some basic terms like what are resources. So resources is the source or supply from which we can benefit in some way. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? कुछ सोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो जो हमारे डेली लाइफ में हमको बेनिफिट देता है, मतलब हम उससे हम अपना डेली लाइफ वो सारी चीज़ों को यूज़ करके लीड करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को बोला जाता है रिसोर्सेज. So generally resources are classified into two types. तो resources को दो भागों में बांटा गया है. The first one is natural resources. So what are natural resources? A natural resources is something that we can obtain from nature, such as wind, soil, water and air. So natural resources कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? जो resources हम लोग को नेचर से मिलता है, जैसे कि विंड, सॉइल, वाटर, एयर, तो इन्हीं सब को बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. द सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्सेज. अ मैन मेड रिसोर्स इज समथिंग मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कंजम्पशन. दे आर नॉट अवेलेबल नेचुरली. तो ये रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये मैन मेड है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी about the resources, that how we can use those resources and how from where they are come. तो वो कहाँ से मिलते हैं हम लोग को, हम उसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे प्रोसेस आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. The natural resources are classified into two types. तो further natural resources को फिर से दो भागों में बांटा गया है. The first one is inexhaustible natural resources. So what are inexhaustible natural resources? The resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called as inexhaustible natural resources. फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट एंड एयर. तो जो रिसोर्सेज हमारे नेचर में, हमारे वातावरण में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मिलता है, जैसे कि लिमिटलेस, किसका कोई लिमिट नहीं, हम लोग जितना चाहे वो ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से वो एग्जॉस्टेड, मतलब उसमें कमी भी नहीं आती है, तो उन्हीं सब को बोला जाता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लिमिटलेस, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में मौजूद रहता है. जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सनलाइट, सूर्य की किरणें, और एयर मतलब हवा, ये सारे होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. The second one is exhaustible natural resources. So what are exhaustible natural resources? The resources that occur naturally but are limited in nature are called inexhaustible natural resources. So these resources can get exhausted by human activities and might disappear altogether or take hundreds or thousands of years to replenish. Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. तो जो resources naturally होते हैं नेचर में, लेकिन वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब हम लोग जब ह्यूमन उनको यूज़ करते हैं तो उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, उनके मतलब अनलिमिटेड हो जाते हैं, क्वांटिटी में वो लिमिटेड हो जाते हैं, और हो सकता है हम लोग इतना यूज़ करने के बाद, जितना यूज़ कर रहे हैं, एक दिन वो सब गायब हो जाए, वो और हमें ना मिले. तो इसी को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है. एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. तो ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो हो सकता है एक ना एक दिन गायब हो सकता है, लेकिन आजकल हमारी सरकार इन सभी चीज़ों को बचाने में लगी हुई है, जैसे कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए
एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए वो स्टेप्स ले रही हैं, तो हमें भी अपने नेचर के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। हमें भी अपना एक पार्ट कम से कम ये सारी रिसोर्सेज को बचाने में ज़रूर लगाना चाहिए, बिकॉज़ इसके बाद वाला जो जनरेशन आता है उनके लिए फिर ये सारे रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, क्योंकि हम अगर सारा यूज़ ही कर लेते हैं तो ये एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं और हो सकता है एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना चाहिए। ओके, so some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, these were formed from the dead remains of living organisms. तो ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कहाँ से बनते हैं? कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो जब मर जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स, एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो उनका डिकम्पोज होके जो मिट्टी में रह जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? फॉसिल्स। तो वहीं से ये सारे कोल, पेट्रोलियम बनते हैं बहुत वर्षों के बाद। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? Fossil fuels are the exhaustible resources that are formed from the decomposition of dead organic matter, for example, coal and natural gas. तो fossil fuels एक exhaustible resources होता है, जहाँ से exhaustible resources बनते हैं, कहाँ से? वो जो decomposition के बाद जो dead organic matter होता है वहीं से बनते हैं ये fossil fuels काफ़ी वर्षों बाद। For example क्या है? Coal और natural gas are the fossil fuels. So here there are some information which you all should remember. So energy stored in fossil fuels are derived from decayed animals and plants that exist for millions of years. तो ये जो एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स में कहाँ से आते हैं? इतना जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं फिर वो डिकम्पोज करने लगते हैं, तो उनके अंदर एक एनर्जी रह जाती है जो मिट्टी में मिल जाती हैं। तो ये आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर जब कोल बनते हैं, जब ऐसे प्लांट्स नेचुरल गैस बनते हैं, तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वहीं से एनर्जी उनमें स्टोर होके रहता है और फिर ट्रांसफ़र होने लगता है। सो एनर्जी यूटिलाइजेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, 40% एनर्जी आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, 24% एनर्जी आर यूज्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, only 6% energy are used by farms and 30% energy used for domestic and other purposes. तो ये सारे परसेंटेज है जिस परसेंटेज में हम सारे ह्यूमन बीइंग्स ये सारे एनर्जी फॉसिल फ्यूल से यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइव्स में, डेली एक्टिविटीज़ में। ओके, सो नाउ कोल, यू ऑल नो दैट कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. So what is a coal? So coal is a fossil fuel formed from dead plant matter over millions of years due to heat and pressure. It is as hard as stone and is black in color. तो वो क्या है? एक fossil fuel है जो बहुत dead plants matter से या फिर dead decaying plants and animals matter से बहुत million years के बाद हम लोग को मिलते हैं। किसके वजह से? हीट और प्रेशर के वजह से। वो स्टोन की तरह बहुत हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। What are the uses of this coal? So coal is one of the fuels used to cook food. Okay. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run engine. तो पहले रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था, जैसे कि इंजन, ट्रेन का जो इंजन है उसमें यूज़ किया जाता था। स्टीम इंजन इसीलिए बोलते हैं, वहाँ पे कोयला लगता था। ठीक है। It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. Okay. So what is the composition of coal? मतलब कोल किन किन चीज़ों से मेनली कंपोज किया जाता है, बनता किससे है? सो कोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सल्फर इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, तो कोल किससे बनता है? उसमें क्या क्या रहता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर रहता है बहुत कम मात्रा में. ठीक है. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कोल ऑल्सो. ओके, अंडरस्टूड. सो हाउ कोल इज फॉर्म्ड. तो कोल का पूरा प्रोसेस क्या है? तो कोल बनता कैसे है, कैसे फॉर्म करता है? सो अबाउट 300 million अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. So 300 मिलियन साल से भी पहले अर्थ बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था. अर्थ में मतलब घना जंगल हुआ करता था
और जहाँ पे कुछ लो लाइंग मतलब कुछ थोड़ा सा उनका लेवल लो नीचे था, उनका जो मिट्टी का लेवल बहुत नीचे था तब, और वहाँ पे एक वेट लैंड होता था, मतलब गीला लैंड होता था ज़्यादातर, क्योंकि फॉरेस्ट ज़्यादा थे, मीन्स फर्टिलिटी सॉइल में ज़्यादा था, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। तो जब नेचुरल प्रोसेसेस होता था, मतलब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होता था, जैसे कि फ्लड होता था, बाढ़ आता था, ये जो फॉरेस्ट होता था, फिर जब बाढ़ आता था ये पानी के नीचे दब जाता था, पानी के नीचे दब जाता था, फिर फर्दर उनमें क्या मिट्टी के नीचे वो दब जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नेचुरल प्रोसेस के कारण ऐसे ईयर्स टू ईयर जितना भी वो नीचे दबता गया, सॉइल के नीचे डिपॉजिट होता गया, वो लोग कंप्रेस्ड होने लगे, मतलब उनमें एक दबाव सृष्टि होने लगी, ठीक है, दबाव पैदा होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो उनमें जितना ज़्यादा नीचे चलते गए उतना ज़्यादा कंप्रेस, एक दबाव आने लगा। दबाव आने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगा, और वो जितने डीपर जाने लगे उतना टेम्परेचर उनका बढ़ने लगा, उतना प्रेशर भी उनमें बढ़ने लगा। तो इसी के तरह से इतना प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो डेड प्लांट्स है कन्वर्ट होने लगी, किससे, धीरे धीरे कोल में वो कन्वर्ट होने लगे। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, कोल के कन्वर्ट होने से पहले वो क्या थे, बहुत सारे तरीके के ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स, उन फ्यूल्स में वो कन्वर्ट होने लगे। सो कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में ज़्यादातर वो क्या रहता है, कार्बन रहता है। देन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इसी स्लो धीमे बहुत ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीमे होता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि 300 साल पुराना जो फॉरेस्ट का जो डेड डिकेइंग मैटर से कोल बनता है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और ये स्लो प्रोसेस जो डेड वेजिटेशन से हम लोग को मिलता है, कन्वर्ट करता है डेड वेजिटेशन को कोल में, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बोनाइजेशन। तो सिंस इट वॉज formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. Coal comes from coal mine. तो जनरली आप सबको पता ही होगा कि कोल माइन एग्जिस्ट करता है इंडिया में, तो कोल माइन से ही ये कोल हम लोग को मिलता है। कोयला का जो वो वहाँ पे काम होता है, वो जनरली उनका काम ही यही होता है कि ये जो डीपर से डीपर ये सॉइल को वो खुदाई करते हैं, फिर वहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, फिर हम तक पहुँचाते हैं उसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के। So you can see the picture that how coal forms. So first one is swampy environment, means वो wetland जो है एरिया है जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट हुआ करता था। फिर जब बाढ़ आया, पीट वो धीरे धीरे नीचे की तरफ दबता गया, जितना ज़्यादा वो दबता गया उतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, हीट भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। तो वो क्या किस में कन्वर्ट हुआ, ब्राउन कोल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद उससे भी ज़्यादा जितना दबता गया, फिर हीट बढ़ा, फिर से प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता गया, तो वहाँ पे वो कन्वर्ट होके सब बिटुमिनस एंड बिटुमिनस एंथ्रासाइट, जिनको क्या बोला जाता है, ब्लैक कोल बना। ओके, द सेकेंड पिक्चर इज ऑल्सो बिफोर द डायनासोर्स मैनी जायंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प्स। तो डायनासोर के साल से भी पहले बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मर चुके हैं स्वैम्प्स में, वो फिर दबते गए। जितना ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द प्लांट्स वर बरीड अंडर द वाटर एंड डर्ट, तो वाटर डर्ट ऐसा कितना कुछ चीज़ आया जिसमें वो दबते चले गए वो डेड प्लांट्स। तो फिर हीट एंड प्रेशर टर्न आउट द डेड प्लांट्स इनटू कोल, तो वो दबते चले गए, तो वहाँ पे हीट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, उसके कारण वो फिर किस में बदल गए, कोल में बदल गए। तो कोल ज़मीन के बहुत ही नीचे हम लोग को मिलता है। ओके, सो नाउ हमने जो पढ़ा अभी कि कोल माइन से हम लोग को कोल मिलता है। सो ये प्रोसेस क्या है, सो व्हाट इज़ कोल माइनिंग। सो कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ प्रोसेस कॉल्ड कोल माइनिंग। कोल माइनिंग can be of two types. The first one is open cast mining in which coal is extracted from near the earth's surface. Underground mining in which coal is extracted from deeply inside the earth's crust. तो कोल को जिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। और कोल माइनिंग दो तरह का होता है, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, जो क्या होता है जहाँ पे कोल को
अर्थ सरफेसेस के कुछ ही मतलब पास से ही निकाला जाता है, ज़्यादा खुदाई नहीं किया जाता है, जितना पास हो सके वहाँ से निकाला जाता है। और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, जहाँ पे कोल निकालने के लिए, कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए अर्थ्स के कुछ क्रस्ट होते हैं, मीन्स सॉइल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं अर्थ के, वो बहुत ही ज़्यादा डीपली खुदाई करना पड़ता है, तब जाके ये कोल हम लोग को मिलता है। ठीक है, now there are various types of coal, okay, so as coal gets older the carbon content it is higher, तो जितना वो कोल पुराना होते जाएगा उसमें कार्बन कंटेंट उतना हाई होते जाएगा। तो जब कोयला को जलाया जाता है, सो व्हेन कोल इज बर्न्ड इट मेनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो जब कोयला को जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है, तब कौन सा गैस फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड हियर यू कैन see the steps. The first step is peat, okay, the second types is lignite, उसके बाद होता है bituminous और सब bituminous coal, जिसको हम लोग जनरली ब्लैक कोल से जानते हैं। after that it forms steam coal, after that it forms anthracite, and after that it forms graphite. Okay, so students, you have to write it in your copy. Now we are going to study about destructive distillation. Destructive distillation is a process of heating coal in the absence of air is called destructive distillation. तो जिस प्रोसेस में कोल को बहुत ज़्यादा गर्म हीट दिया जाता है एयर के एब्सेंस में, जहाँ पे एयर नहीं होता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? destructive distillation. So in this process coal is heated at very high temperature in the absence of air. तो इस प्रोसेस में कोल को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है हवा के बिना, एब्सेंस ऑफ एयर में। एंड वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर कोक, कोल तार, लिक्विड अमोनिया एंड कोल गैस। तो इसी प्रोसेस में बहुत सारे कोल के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि कोक निकलता है जो कोल से ही बनता है ये प्रोसेस के बाद, उसके बाद कोल तार निकलता है, लिक्विड अमोनिया निकलता है और कोल गैस निकलता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आफ्टर दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर हाउ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरी आउट. So with the help of a burner, the power cooked is boiled, means heated in the absence of air, then it converted into coal gas. कोल गैस इज़ हाईली कम्बस्टिव, मतलब बहुत जल्दी वो जल जाता है और नीचे कुछ वाटर मिलते हैं और साथ में कोल तार भी मिल जाता है. And you can see the flow chart also. This flow chart you have to copy in your copy. Okay. Coal is heated strongly in the absence of air and solid residue coke and hot vapors are produced. So after that then the hot vapors are cooled and bubbled through water. After that what it produced? It produced insoluble gases like coal gas and condensed liquid. Then the condensed liquid is allowed to stand, means allowed to take some rest, take stand, and after that it forms upper layer of liquid ammonia and lower layer is coal tar. Okay. So students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then write all the notes in your fair copy. जितने भी नोट्स हैं आप अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे. कुछ जो डायग्राम्स हैं आप छोड़ देंगे, वो नहीं बनाना है, लेकिन कुछ डायग्राम्स हैं जिनमें फ्लो चार्ट है और कुछ टाइप्स जो हैं वो आप अपने कॉपी में बना लेंगे. और जो नोट्स है आपको अच्छी तरीके से याद करना है और जहाँ तक चैप्टर पढ़ाया गया इवन फर्दर भी आप उसको कम से कम रीड करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए. And students, if you all have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. So student, we are going to meet soon with the remaining part of this chapter in the next class. Thank you.